जिनके पिताजी बामसेप में कैडर कैंप चलाते थे, उनके बच्चे आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी बहुएं आज व्रत कर रही हैं, वो कांवड़ ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ये महापुरुषों की वैचारिक आंदोलन की शिक्षा दी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिम्मेदारी जो परिवार की है, घर की है, और एक प्रोफेशन की जो जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी समाज की है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। और जो करोड़ों साल से जो अमानवीय जीवन जी रहे हैं, जो अपने मूलभूत अधिकारों से दूर हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को ना चुनते हुए अपने समाज के लिए काम करने का प्रोफेशन चुना है। हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी भी उनके धर्म ग्रंथ में ये शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो अब वो पलट कर कहने लगे कि हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। तो अब जब बुद्धिस्ट लोगों ने इस पर अपना कब्जा जमाने के लिए कहा कि ये तो शब्द हमारा है, तथागत बुद्ध ने कहा ये तो धम्मो सनातनो, तो फिर अब वो पलटी मारकर वापस जाएंगे और उनको वापस जाना पड़ेगा वैदिक धर्म पर। जैसे वैदिक धर्म का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उन्होंने कहा ये तो वेदों पर आधारित धर्म है, और वेदों पर आधारित तो वेद में तो बोले वर्ण व्यवस्था है, तो ये वर्ण व्यवस्था वाला धर्म हो गया। तो जब उनने लोग उसका डायग्नोस किया तो उसको पलट मार गए वो। देखिए, सनातन तो शब्द चोरी किया हुआ है। सनातन हिंदुत्व का शब्द नहीं है, ब्राह्मणिज्म का शब्द नहीं है, ये बुद्धिज्म का शब्द है। एत धम्मो सनातनो, ये बुद्ध की बात है, ये बुद्ध का शब्द है। तो ये सनातन शब्द से वापस जाएंगे वो। एक्चुअली उनके जो शब्द हैं, वो पहला शब्द है वैदिक धर्म, दूसरा है ब्राह्मण धर्म, तीसरा है मनु धर्म, चौथा है हिंदू धर्म, और अब इन्होंने ये चोरी किया है, इसको ये सनातन, जबकि सनातन शब्द इनका नहीं है। हमारा जन्म भिंड जिले में हुआ है, हम दोनों भिंड जिले से ही हैं। और भिंड जिले में मेरा जो होम टाउन है वो गोहद विधानसभा है एक, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैडम है वो महगांव विधानसभा भिंड जिले में आती है, वहाँ की रहने वाली हैं। 2020 में हमारी शादी हुई है और 2021 से हम लोगों ने इस मिशन में काम करने का पूरा लक्ष्य बनाया, और जब से हम लोग इस मिशन में पूरा जीवन लगाकर काम करने के लिए फैसला किए। पैसा वही है जो बुद्ध का था, पैसा वही है जो अंबेडकर का था। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा कोई विशेष पैसा नहीं करते थे। तथागत बुद्ध राजा के बेटे थे, और कांसीराम साहब एक वैज्ञानिक थे, लेकिन वो नौकरी छोड़कर फिर भी समाज। डॉक्टर है सर। अब मैं डॉक्टर था, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं चिकित्सा का कोई काम नहीं करता हूँ। मैडम ने अभी 1 फरवरी को अब वो शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से अपना जॉब एक्सटेंड ना करते हुए उनको वहीं छोड़ दिया है। तो अब हम लोग समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं और समाज के लिए ही काम करते हैं। चिकित्सक पेशे में रहे हैं सर आप, कितने वर्ष तक काम किया समाज में बीमारियों को दूर करने में? 1 साल काम किया है, और 1 साल के बाद हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर रहे होंगे। मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया, उसके बाद न्यूरो से पीजी किया, और उसके बाद मैं ग्वालियर में अपनी जॉब किया हूँ। मैडम ने ग्वालियर से जीआर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, फिर उन्होंने अपना इंटर्न वहाँ किया, और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से पीडिया डिपार्टमेंट से इन्होंने अपना बॉन्ड कंप्लीट किया है। जिस पैसे को आप छोड़ कर आए हैं उस पैसे में आसानी से सफलता नहीं मिलती हमारे लोगों को। 1-1 करोड़ रुपए फीस है, जब डॉक्टर बन पाते हैं आपने एक झटके में जो है नौकरी छोड़ दी। मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिम्मेदारी जो परिवार की है, घर की है, और एक प्रोफेशन की जो जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी समाज की है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। और जो करोड़ों साल से जो अमानवीय जीवन जी रहे हैं, जो अपने मूलभूत अधिकारों से दूर हैं, उनके लिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को ना चुनते हुए अपने समाज के लिए काम करने का प्रोफेशन चुना है। आपने प्रण लिया हुआ है कि बहुजन राजनीति मजबूत करेंगे, बहुजन विचारधारा मजबूत करेंगे। आप ये जो कारवां लेकर चल रहे हैं, कब तक आपको सफलता मिलेगी सर? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कब तक सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, इंसान का अपना टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है। अभी हमने 15 सितंबर 2021 से ये काम ग्वालियर से शुरू किया है, और पहले हमारा लक्ष्य था कि हम ग्वालियर चंबल संभाग में पहले मजबूत खड़े होंगे, और हमने वहाँ पर मजबूती से अपने आप को स्टेबलाइज़ किया। वहाँ पर बहुजन विचारधारा के जो पुराने साथी थे, जो कांसीराम जी के साथ काम किया करते थे, उनको सबको कनेक्ट किया, उनको भरोसे में लिया कि हम लोग ने जो अपना जीवन लगाने का फ़ैसला किया है वो कांसीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए किया है। तो अभी हमारा लक्ष्य है कि हम एमपी को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनकी इच्छा होती है, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वो फिर हमें इनवाइट करते हैं, तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं। जैसे आज दिल्ली आया हूँ, कल का कैडर कैंप दिल्ली में है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो यहाँ भी आया हूँ। तो टाइम के लिए तो ये नहीं कह सकते 2 साल में, 5 साल में या 1 साल में कामयाब होंगे, ये लंबी लड़ाई है।
लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कम से कम इसमें 10 से 15 साल तो लगते हैं इस मूवमेंट को स्टेबलाइज होने में, फिर इसके बाद इसकी गति बढ़ती है। समाज बीमार है, जो बीमारी से जूझता है, जो पारंपरिक बीमारियां हैं, SC ST OBC में जो गरीब जातियां हैं, यदि आप सरकारी जॉब में होते तो ज़्यादा भला कर पाते उन लोगों का। ये आपका कहना ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सरकार के अलावा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इनकी गरीबी दरिद्रता को दूर कर सके। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि समाज में बीमारियों का इलाज करने वाले बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जिससे सभी बीमारियों की जड़ हमारे यहाँ, बड़ी बीमारी क्या है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में जो देश की सबसे बड़ी बीमारी है वो जाति है। और ये बनाई गई व्यवस्था, जो ब्राह्मणिज्म के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है जिसमें जातियों का निर्माण किया गया, भारत की जाति से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बाबा साहब भी डॉक्टर थे, वो इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाए, जो बीमारी है जातिवाद की, जाति की और ये जो जाति विभेद की। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाए, बाबा साहब पूरा इसका रोड मैप बना गए। बाबा साहब ने जहाँ से संघर्ष शुरू किया हम वहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने उस बीमारी को डायग्नोस किया, उसको ख़त्म करने का पूरा रास्ता बताया और 1956 में वो उस बीमारी को परमानेंटली ख़त्म कर गए बुद्ध की शरण में जाकर। जो आपने पेशा चुना है ये तो सर बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें जो सदियों गुजर जाती है, समाज में परिवर्तन आसानी से नहीं होते हैं। जो आपने राह पकड़ी है, जो कारवां आप लेकर चले हैं, देखिए तो ये लंबी लड़ाई है, ये बात सच है, लेकिन लड़ने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये समाज जिनका अनुसरण करता है, हमारे समाज में ये कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही है? उसका कारण है क्योंकि जो लायक लोग हैं, जो ब्रेन वाले लोग हैं, वो इस काम को क्या करते हैं, जो ब्रेन वाले लोग हैं वो नौकर हो जाते हैं। जिनमें अच्छा ब्रेन है, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP ये बनकर नौकर हो जाते हैं। किसके? सत्ता के नौकर हो जाते हैं। फिर जो सरकार चाहती है वो उनके इशारे पर काम करने लगते हैं। तो समाज में परिवर्तन नहीं कर पाते लोग। देखिए जब हमारा ब्रेन नौकर हो गया तो फिर परिवर्तन कौन लाएगा? बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हैं? बहुजन जो एक आंदोलन है, क्या वो देश में अब जो थोड़े रुक से गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, बहुजन आंदोलन आज बहुत तेज़ गति से पूरे देश में फैला हुआ है, लोगों में वैचारिक परिवर्तन हो रहा है और बस लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। यानी कि हमारा समाज अभी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को नहीं पहचान पा रहा है। जिस दिन हम समाज में ये बात पहचान की पैदा कर देंगे कि आपको कैसे लीडरों पर बिलीव करना है और कौन समाज का असली लीडर होता है, कैसे लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। आज समाज में जागृति है, यूनिटी की कमी है और यूनिटी के लिए हमको प्रयास करना होगा कि समाज को क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बताएं। लोग कह रहे हैं कि फिर से किसी काशीराम को जन्म लेना होगा, बाबा साहब को जन्म लेना होगा, बाबू जगदेव प्रसाद या और बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, ऐसी विचारधारा के लोग फिर पैदा होंगे तो तब बदलाव आएगा। देखिए ये तो कहने की ही गलत बात है कि बाबा साहब को पैदा होना होगा। बाबा साहब एक शिशु के रूप में पैदा हुए, वो संघर्ष से बाबा साहब बने। आप समझिए इस बात को, कांसीराम एक शिशु के रूप में पैदा हुए, अपने संघर्ष, अपने त्याग, अपने संकल्प से कांसीराम साहब बने। तो ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य पैदा होता है, कोई भी अगर उनके जैसा संकल्प ले ले, उनके जैसा त्याग करे, उनके जैसा समर्पण अगर लक्ष्य के लिए करे, कोई भी कांसीराम साहब जैसा महान बन सकता है। पर उनके जैसा त्याग, उनके जैसा संकल्प, उनके जैसा संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं कि मायावती बहुजनों की बड़ी नेता है, दलितों की बड़ी नेता है, उसके पैरेलल खड़े हो गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों की राजनीति को किस तरह देखते हैं आप? देखिए मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। दोनों निश्चित ही है, बहुजन समाज के लिए है, लेकिन ये समाज तय करेगा अब कि वो है किसके साथ जाएगा। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज वो ये है कि बहुजन आइडियोलॉजी, जो वैचारिक परिवर्तन का आंदोलन था जिसको बामसेप चलाया करती थी, उस बामसेप को किस तरीके से छिन भिन किया गया और वो मूवमेंट दोबारा कैसे खड़ा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का बाई प्रोडक्ट है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? फिर सामाजिक परिवर्तन है कि समाज में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हमारा समाज जो जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनको जाकर समझाएं, जिससे उनके अंदर भी बहुजन विचारधारा पैदा हो। क्योंकि अभी दुश्मन के द्वारा जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इस देश में मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं, वो लोगों को गांव-गांव जाकर कथा भागवत के माध्यम से लोगों के दिमाग में हिंदू होने का भ्रम डाल रहे हैं कि तुम हिंदू हो।
जब हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप हमें क्या मानते हो, तो वो फिर कहते हैं कि हम तुमको अछूत मानते हैं। तो बताइए हम ऐसे धर्म की व्यवस्था में क्यों रहें, ऐसी व्यवस्था को क्यों माने, ऐसे हिंदू क्यों बने जिसमें हमको अछूत बनना पड़ेगा। इस देश में ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो प्रतिक्रिया की लड़ाई है। हमारा समाज जब तक क्रिया करना नहीं सीखेगा तब तक हम इनसे नहीं जीत सकते। और जीतने के लिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, लोकतंत्र में अगर आपको कोई लड़ाई जीतनी है तो आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आपके पास सरकार बनाने की ताकत हो, या सरकार गिराने की ताकत हो, या सरकार झुकाने की ताकत हो। सरकार झुकती है लोकतंत्र में जनबल से, तो हमारी जो पूरी ताकत है वो जनबल को क्रिएट करने में लगनी चाहिए, और ऐसा कांसीराम साहब ने करके दिखाया है। जो ऐसी युवा हैं, जो युवा ब्रिगेड है बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, वो अब चंद्रशेखर जी के साथ में है, क्या मजबूती मिलेगी चंद्रशेखर साहब को पॉलिटिक्स में? देखिए अब ये तो समय की गर्त में है, ये कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहेंगे कि नौजवानों को जोश के साथ होश रखना पड़ेगा, और होश होता है इंटेलेक्चुअल लोगों में। कोई भी मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए 3 प्रकार के बैंक चाहिए होते हैं हमको। एक ब्रेन बैंक चाहिए होता है, एक मनी बैंक चाहिए होता है, एक स्किल बैंक चाहिए होता है। यानी कि कांसीराम साहब कहते थे ये मूवमेंट बेस्ट ब्रेन और बेस्ट मसल्स के लोगों का काम है। तो किसी के पास ब्रेन है, कोई ब्रेन लेकर घूम रहा है और कोई मसल लेकर घूम रहा है, पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे हैं, इसलिए ना तो मसल कोई आंदोलन क्रिएट कर पा रही है और ना ब्रेन कोई आंदोलन क्रिएट कर पा रहा है। क्योंकि ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए बॉडी चाहिए और बॉडी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ब्रेन का इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कांसीराम साहब जब ये मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने एक चेतावनी दी है बामसेप पुस्तक में कि मेरा बामसेप के लोगों को एक चेतावनी है, अगर वो इस आंदोलन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उनको अपने घरों के, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने बच्चों को इस मिशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। लेकिन किसी कारणों से बामसेप के जो साथी थे उनके मन में स्वार्थ जाग गया, कुछ लोगों में, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को तैयार किया, उनमें से मैं भी हूँ। मेरे पिताजी बामसेप में काम करते थे, लेकिन मुझे वो मीटिंगों में ले गए, कैडर कैंप में ले गए, तो मेरे विचार बदले, और जब मेरे विचार बदले तो मैंने और मेरी जीवन साथी ने दोनों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि पड़ोसी के लड़कों को कैडर पढ़ाया और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाकर नौकरी के लिए बोला कि तुम नौकर बन जाओ। इस कारण से क्या हुआ कि वो जो नौजवान हैं वो विचारधारा से जुड़े ही नहीं। लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों का इस्तेमाल करना। दलित शब्द, चूँकि दलित बहुत बड़ा साहित्य है, उसके लिए भी प्रयोग होता है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए लोग जोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये लड़ाई 2 प्रकार की विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है मानवतावादी और एक विचारधारा है गैर मानवतावादी। अब जिन्होंने ये शब्द लिया है, अखिलेश यादव जी ने लिया है पीडीए का शब्द, लेकिन वो खुद एक क्या नाम है, सरस्वती कोई पुजारी है, हाँ, उस सरस्वती के चरणों में लेट जाते हैं। भाई आप बताइए ना, आप अगर ऐसे पाखंडी, वो तो शुरू से अगर आप ऐसे पाखंडियों के चरणों में लेटकर समाज का भला करना चाहेंगे तो कैसे होगा। भाई ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारे फुले साहू अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, संत कबीर, ऐसे हमारे महापुरुष हैं, और एक तरफ इनके महामंडलेश्वर हैं, एक तरफ इनके ये वैदिक गुरु हैं। अगर आप उनके शरण में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस देश के शोषित वंचितों का आंदोलन का नेतृत्व कर पाएंगे। चिकित्सक पेशे से है, लेकिन आप इस बीमारी को दूर करने में आ गए हैं। जो जातिवाद है, भेदभाव है, ये बीमारी तो आसानी से दूर नहीं हो रही देश में, जिसका आप पीछे पड़ गए हैं डॉक्टर का पेशा छोड़कर। हमारे पुरखों ने प्रयास किया इस बीमारी को दूर करने के लिए, तो हमें उनसे वजह से राइट्स मिले हैं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और इस बीमारी को ख़त्म करें। बड़ी बीमारी कौन सी है आपकी नज़र में, ये जातिवाद या फिर ये जो फिजिकली बीमारी होती हैं? सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी। जो जातिवाद, जो दंश है, उसने ये पैदा की है। तो हमें इस बीमारी को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सरकारी जॉब में जाते, भला करते गरीबों का, जो बीमारी फैल रही होती है उनको आप समाज में ज़्यादा काम कर पाते? शारीरिक बीमारी जो है उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सोसाइटी में, बहुत बड़ी संख्या है बहुजन समाज में डॉक्टर्स की। लेकिन जो मानसिक बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए जो योग्य और काबिल लोगों की ज़रूरत है, वो उनकी कमी है आज, इसलिए हम लोगों ने इस काम को करने का प्रण लिया है। बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे साथ में, बाबा साहब वो भी डॉक्टर थे, वो भी इस बीमारी को दूर करने चले थे, लेकिन अभी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हुई है। ये
बाबा साहब ने इसके लिए भरसक प्रयास किया, पूरा जीवन लगाया और उन्होंने बहुत सारे बदलाव भी किए और कुछ समय के साथ बदलाव होते तो बाबा साहब के पास इतना समय नहीं था, उनके अंतिम जो समय था वो कम पड़ गया था उनके जीवन में, उन्होंने इस बात को कहा भी। तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसी के लिए हमने अपना पूरा जीवन, पूरा समय इसी के लिए लगाया है। देश में बीमारी आई थी कोविड की, उसके लिए इंजेक्शन बन गया था, इस बीमारी के लिए कोई दवा क्यों नहीं बन रही है? इसकी दवा जब बहुजन समाज इकट्ठा होगा तो दवा भी बनेगी, इसका निवारण भी होगा और जो बीमारी है उससे हम परहेज भी बताएंगे समाज को कि इस बीमारी हमें दोबारा ना हो। तो हम कारण भी देंगे, निवारण भी देंगे और उसका तरीका भी बताएंगे और परहेज भी बताएंगे। लेकिन जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, महिलाओं की स्थिति कैसी देखती हैं? आज कह रहे हैं कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। महिलाओं की स्थिति नहीं है वैसी जैसी होने चाहिए, जैसी हमारे पुरखे चाहते थे। तो उसकी स्थिति को हम मिलकर प्रयास करेंगे कि उनकी स्थिति बदले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्हें भी समान अधिकार मिले, वो भी अपने जीवन में काबिलियत और अपने जीवन में स्वतंत्रता को हासिल करें।